नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कातिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। हरियाणा के लिए आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि हरियाणा में सभी विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक कुल 22.70% मतदान हुआ है। जींद में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और जींद में सुबह 11 बजे तक 27.20% मतदान पड़ा है। लेकिन पंचकुला में अब तक का आंकड़ा जो है वो सबसे कम रहा है। पंचकुला में सुबह 11 बजे तक 13.46% वोटिंग हुई है। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो है वो पंचकुला का बताया जा रहा है कि पंचकुला में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। माफ कीजिएगा, पंचकुला में सबसे कम मतदान जो है वो हो रहा है। ये सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रही है। अंबाला में 25.50% मतदान हुआ है। भिवानी में 23.45%, चरखी दादरी में 20.10% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में वोटिंग परसेंटेज रहा है 20.39%। फतेहाबाद में 24.73 वोटिंग परसेंटेज रहा है। गुड़गांव में 17.05% वोटिंग परसेंटेज। हिसार का जिक्र करें तो हिसार में 24.69% वोटिंग परसेंटेज रहा है। झज्जर में 23.48%। जींद में सबसे ज्यादा 27.20 वोटिंग परसेंटेज है। कैथल में 22.21%, करनाल में 24.85% वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो देखिए तमाम जगहों का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। सिरसा में 20.77% मतदान हुआ है। सिरसा की सीट भी इस बार काफी ज्यादा हॉट सीट में मानी जा रही है। यहां से जो कैंडिडेट उतरे हुए हैं उनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा यमुनानगर का जिक्र करें तो यमुनानगर में 25.56% मतदान हुआ है। इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज पर अगर नजर डालें, सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज है वो पंचकुला का रहा है। 13.46 वोटिंग परसेंटेज ये पंचकुला का रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जो तमाम बड़े चेहरे हैं उन्होंने सुबह सवेरे पहुंच करके ही अपने मत का इस्तेमाल किया है, वोटिंग डाली है। पूर्व सीएम मनोहर लाल का जिक्र करें तो वो तो 3 से 4 मिनट पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। उसके बाद कतार में लगे और फिर 7 बजते ही सबसे पहला मत जो है वो मनोहर लाल ने किया था। उसके साथ ही तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं जो वो भी सामने आ रही है। लेकिन सबसे मुख्य बात, चुनाव प्रचार के दौरान तमाम मुद्दे गूंजे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीएम फेस को लेकर के लड़ाई भी देखने को मिली है कि अगर सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास गई तो सीएम फेस कौन होगा, बीजेपी के पास गई तो सीएम फेस कौन होगा। क्योंकि अनिल विज जो है वो भी दावा ठोक रहे थे। आज भी अनिल विज का बयान सामने आया है। इशारों में उन्होंने कह दिया है कि इच्छा तो उनकी अब भी है, भले ही बीजेपी के हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया हो कि सीएम सैनी ही रहेंगे, लेकिन इच्छा जो है वो उनकी साफ तौर पर झलक रही थी। आज भी उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें झलक रहा था कि वो सीएम बनना चाहते हैं। उधर कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस में तो एक अनार 100 बीमार की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। वही कहावत कांग्रेस पर फिट बैठती है क्योंकि सीएम फेस के तमाम दावेदार कांग्रेस पार्टी में हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला भी इशारों में संकेत तो वो भी दे गए हैं। तो तमाम चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में। अंदरूनी कलह की खबरें भी कांग्रेस से सुनने को मिली, जिसको भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी बखूबी ही की गई है। इसके अलावा लाल परिवार का जिक्र, हरियाणा की राजनीति का जिक्र हो और लाल परिवार का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। तो हरियाणा के 3 लाल और इस बार मुकाबला जो है वो इन 3 लाल की वजह से भी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि तोशाम सीट से बंसी लाल के पोता पोती आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी और कांग्रेस की तरफ से अनिरुद्ध चौधरी। बंसीलाल इनके दादा हैं दोनों के। तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है, न केवल तोशाम का बल्कि डबवाली सीट जहां से देवीलाल परिवार आमने सामने ही नजर आ रहा है, जहां पर 3 सदस्य एक ही सीट पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर लाल परिवार में भी कहीं ना कहीं
कलह जो है वो देखने को मिल रही है, आमने सामने ही एक दूसरे के हैं। राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने आया है कि एबीसी टीम को वोट ना करें, इनको वोट करना मतलब अपना वोट खराब करना। इस बयान से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को डर है कि अगर क्षेत्रीय पार्टी को वोट किया तो फायदा जो है बीजेपी को होगा। चलिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईएनएलडी के प्रवक्ता अमनदीप केसरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। और शुरुआत जो है वो राजनीतिक विश्लेषक से ही हम करना चाहेंगे। रुद्र प्रताप जी, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, पंचकुला में सबसे कम रहा है, जींद में सबसे ज्यादा रहा है, सबसे पहले तो वोटिंग टर्न आउट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये सुबह का टाइम है, जैसे अभी आंकड़े जो आए हैं 11 बजे तक के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहेगा हरियाणा में जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब अब 1 बजे वाले आंकड़े आएंगे तो मेरे ख्याल से वो लगभग 40% के आसपास चले जाएंगे। तो मेरा अनुमान है कि 60 से 65% वोटिंग होनी चाहिए, इसी के आसपास वोटिंग रहेगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। पंचकुला इस वजह से है क्योंकि पंचकुला बहुत सारे आप लोग देखेंगे तो बाहरी लोग वहाँ पर रहते हैं या शहरी लोग रहते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा राजनीति में इस तरह से रुझान नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहरी क्षेत्र आपको दिखाई देंगे जो राजनीति में इतनी रुचि नहीं दिखाते हैं, तो छुट्टियों के समय में वो कहीं घूमने चले जाते हैं। जैसे अब सैटरडे है, कल संडे है, तो छुट्टियाँ मनाने के इस तरह से हो जाते हैं। तो इसको हम पूरे हरियाणा से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे पूरा अनुमान है कि 60 से 65% के आसपास की वोटिंग होनी चाहिए पूरे, अगर ओवरऑल हरियाणा को आप मिलाएंगे तो। चलिए ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश उपाध्याय। अवधेश जी, वोटिंग टर्नआउट पर क्या आपका मानना है और क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में, क्या हैट्रिक लगाने की तैयारी है या फिर इस बार सत्ता की चाबी हाथ से जाने वाली है? देखिए आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारा जो भारतवर्ष है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और हर राज्य में आपने देखा समय समय पर लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है। वही लोकतंत्र का महापर्व आज जो हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के सभी सम्मानित मतदाताओं से यह अपील करना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सेदारी अपनी करें, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, ताकि आपको एक ऐसी सरकार मिल सके, आप ऐसी सरकार चुन सकें जो आपके बच्चों का भविष्य सुदृढ़ और एक सफल भविष्य बना सके, और एक ऐसी सरकार चुने जो आपको परिवार मुक्त हरियाणा दे सके, तुष्टीकरण की जो राजनीति है उससे मुक्त हरियाणा दे सके, और जो भ्रष्टाचार तो मुक्त हरियाणा है वो आपको दे सके, जिससे कि हरियाणा का जो चहुमुखी विकास है वो आपका हो सके। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सा लें। बात आई जीत और हार, देखिए हरियाणा की जनता का जो रुख है वो एक तरफा है। आपने देख रहे होंगे, सुबह से मैं भी कई चैनल्स पर अभी बैठा था डिबेट में, वहां भी देख रहे थे जो आंकड़े आ रहे हैं। जनता का जो मन है उनका एक ही मन दिखाई दे रहा है कि जनता का जो मन है एक तरफा, वो एक भाजपा सरकार की तरफ है। वो ये चाहते हैं कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आए। अच्छा अवधेश जी, पता है यही बात कांग्रेस भी कह रही है, जो जिक्र आपने कर दिया कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है और चुनाव एक तरफा है, यही बात कांग्रेस भी कह रही है। क्यों आदेश भारद्वाज जी, आपका भी तो यही कहना है? आपको ठीक है, आदेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। आदेश जी आपके पास लौटेंगे। आईएनएलडी के प्रवक्ता अमनदीप केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप जी। जी ठीक है आदेश जी। हाँ ये हरियाणा के पार्टी की सरकार बनी, 2 बार केंद्र में सरकार बनी, लेकिन नहीं, ठीक है आदेश जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, आपके पास लौटेंगे। आईएनएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमनदीप जी। अमन जी, क्या किंग मेकर की भूमिका आपकी पार्टी निभाने वाली है इस बार? जी अंशल जी, मैं थोड़ा आपकी जानकारी को दुरुस्त कर लूं। किंग मेकर नहीं, हम किंग बनने जा रहे हैं। अच्छा,
किंग मेकर तो किसी के पीछे लगता है और जो जिसके पीछे बाकी लगेंगे वो किंग बनता है। हमने पहले भी स्पष्ट किया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ताऊ देवीलाल के वंशज हैं, ताऊ देवीलाल का खून है। ना तो चौधरी देवीलाल ने कभी मंत्री पद को बोला, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मंत्री पद को बोला। अगर किसी को सरकार बनानी है तो इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन दे करके सरकार बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये भी निश्चित कर दूं कि जिस प्रकार से रुझान और जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, हम पहले से ही 30-35 सीटों में मजबूत थे। तो ऐसी उम्मीद है हमें कि शायद हमें किसी के समर्थन की भी जरूरत ना पड़े और हम बहुमत का आंकड़ा गठबंधन खुद छू लेगा। डबवाली सीट का जिक्र कर लेते हैं, जब अगर आपने ताऊ देवीलाल का जिक्र कर ही दिया है। ताऊ देवीलाल परिवार के 3 सदस्य आमने सामने। जी आंचल जी, अगर थोड़ा सा आप अतीत में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, जब चौधरी देवीलाल खुद राजनीति के अंदर सक्रिय थे तब भी रणजीत सिंह चौटाला उनके विरुद्ध ही चलते थे और भी उनके परिवार के सदस्य चाहे केवी सिंह हो उनके विरुद्ध ही चलते थे। चौधरी देवीलाल की विचारधारा, देखिए परिवार चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो वैचारिक पार्टी है और असली लड़ाई जो है विचारधारा की है। तो विचारधारा की एकमात्र जो वंशज है चौधरी देवीलाल की, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ खुद का पौधा है। और वहां पर इस बारे में अनेकों प्रकार से कई चुनावों के अंदर चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगी गई, लेकिन लोगों ने बार बार ये साफ किया कि चौधरी देवीलाल को मानने वाले लोग, उनको विश्वास करने वाले लोग केवल इंडियन नेशनल लोकदल को ही वोट डालते हैं। और डबवाली में भी ऐसे ही है कि केवल चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विचारधारा के वंशज जो हैं वो आदित्य चौटाला जी हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं। बाकी सभी प्रत्याशी जो दूसरे खड़े हैं, बेशक वो उनके परिवार से हैं, लेकिन कभी चौधरी देवीलाल जब सक्रिय राजनीति में थे तब भी वो उनके विरोधी रहे हैं। ठीक है अमनदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किंग मेकर की बजाय आप अपनी पार्टी को किंग बता रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आदेश भारद्वाज का रुख करते हुए, आदेश जी क्या बात है, आपकी पार्टी और बीजेपी जो है एक ही बात कह रही है कि चुनाव एक तरफा है, क्या माना जाए, बीजेपी या कांग्रेस? आंचल जी, तमाम सर्वे भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी का जो अंतर है, जो भी बहुत सारे सर्वे हो उन सर्वों के अंदर दिखता है। हरियाणा के लोगों ने सरकार को बदलने के लिए मन बना लिया है। ये चुनाव सरकार को बदलने का है और सरकार को बदलने के क्या क्या कारण है वो आप समझ सकते हैं। तमाम ये चुनाव मुद्दों पे चुनाव है, ये कोई भावनात्मक चुनाव नहीं है। लोगों की भावनाओं का, लोगों के सम्मान का, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये तमाम मुद्दे इसके अंदर रहे। उन मुद्दों के कारण देश के अंदर तमाम लोगों का, हिंदुस्तान सिर्फ हरियाणा नहीं, हर जगह पे आपको भी यही लहर नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है वो लोगों ने भाप लिया है। इतने सालों तक इनको कभी दोबारा मौका नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने भावनात्मक बातें करके लोगों को बरगलाने का काम किया, लेकिन लोगों के जीवन में सिवाय तकलीफों के कोई सुधार नहीं होता दिखा। और सिर्फ सरकार पूरी तरह से 2-3 घराने चला रहे हैं और सरकार उनके लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का लोगों के जीवन पे इतना बड़ा प्रभाव है कि दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा महंगाई हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने देख लिया है, उसी का ये परिणाम है कि लोग सरकार को बदलने के लिए मत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत जाएगी। हम सरकार में आने के बाद आदेश जी कितनी सीटें? हम राजस्थान में हमने 500 का सिलेंडर दिया, दूसरी जगहों पे दे रहे हैं, वो लोगों को देंगे। ये 400 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए का कर देती है और देश में महंगाई नहीं दिखती। जब 1 रुपए भी गैस के ऊपर बढ़ता था तो ये लोग सर पे लेके सिलेंडर को। आदेश जी कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं इस बार? पूरी मेजोरिटी मिलेगी। कांग्रेस की सुनामी है, अचल जी, कांग्रेस की सुनामी है।
आप देखना जो है कितना बड़ा बदलाव लोगों में है। ठीक है अवधेश जी, सुनामी कांग्रेस की है, आपने सुन ही लिया होगा, आरोप भी तमाम लगे हैं। इन आरोपों के साथ एक सवाल मेरा भी, कहा जाता है कि बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत मानी जाती है। हरियाणा 4 जोन में बटा हुआ है, एक बेल्ट है अहिरवाल बेल्ट, जिस पर कि बीजेपी की पकड़ मजबूती से मानी जाती है। 2014 में 11 सीटें आई थी, लेकिन 2019 में सीटें घट गई थी। इस बार क्या लग रहा है, क्या जो ये इलाका है आपकी पार्टी का साथ देगा? वक्ता है कांग्रेस के, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो पार्टी की बात रखनी मजबूरी बन जाती है। मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, क्या होता, जब किसान अपना अनाज, अपनी जो फसल मंडी बेचने जाता था, तो उसकी जो रकम थी उसको मिलने में कई कई दिन लग जाते थे, एक हफ्ते से ज्यादा, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक लगते थे। लेकिन जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से जब किसान अपनी जो फसल है मंडी में जो बेचता है, उसकी जो रकम है वो सीधा उसके खाते में 2-3 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाती है। पहला तो ये बदलाव हुआ हरियाणा में, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। पहले क्या होता था, भ्रष्टाचार, वो किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, जमीनों पे कब्जा किसने किया? कांग्रेस सरकार ने, जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में। सबको पता है, पैसे भी नहीं दिए गए, लोगों से जमीनें ले ली गई, उसके पैसे भी नहीं दिए गए कई सालों। ठीक है, हर तरह से हरियाणा का जो होता है, हरियाणा को जो है भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का काम किसने किया? कांग्रेस सरकार। लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये कह रहे हैं जीतने की बात, मैं कह रहा हूँ जितनी सीटें पहले आई थी उतनी लगा लो आप, अगर आ जाए तो आप आ जाना, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है, हरियाणा की जनता पूरी तरह से कांग्रेस को नकार चुकी है। मैंने कहा था ना, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के आप क्या कहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है इस बार? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हरियाणा की जनता आंचल जी पूरी तरह से एक तरफा मन बनाकर बैठी हुई है। उसको विकसित हरियाणा चाहिए, उसको परिवार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति मुक्त वाला हरियाणा चाहिए। उसे अपना बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हरियाणा की जनता की पहली प्राथमिकता है, ये आप समझ लीजिए। आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में। लेकिन अवधेश जी, मैं एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही हूँ, उसकी भी तो लहर देखने को मिल रही है। एंटी इनकम्बेंसी, उस पर क्या करेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कुरुक्षेत्र गए थे, रैली को संबोधित किया, बड़ा सा रोड शो भी किया, तमाम कार्यक्रम हुए, लेकिन इसमें अगर कुछ कमी नजर आई, जो जनता ने तो भापी, पता नहीं पार्टी ने उस कमी को जानबूझकर के किया या फिर पता ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। पूर्व सीएम मनोहर लाल उस रैली में नहीं पहुंचे, पोस्टर से भी गायब हो गए। देखिए आजाद जी, कोई भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, कोई भी प्लानिंग होती है किसी भी पार्टी की, वो अपनी प्रक्रिया होती है, अपनी नीति होती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं पहुंचे तो उनका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता, पोस्टर से क्यों गायब कर दिया? पोस्टर से गायब करना भारी तो नहीं पड़ने वाला बीजेपी को? नहीं, कुछ भाई नहीं पड़ने वाला। मैं बता रहा हूँ आपको आंचल जी, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है, जिसमें कोई नेता नहीं, सब कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़े तक, और सभी लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। और जो पार्टी आपने देखा होगा, वो पूरा रात साई अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जब चुनाव आता है तभी बाहर निकलते हैं। अभी बात कह रहे थे कांग्रेस, अरे भाई एक बात बताइए ना, जो कांग्रेस में जो फूट पड़ी हुई है हरियाणा में, अभी कल ही आप देखिए, उठा के देखिए जो इन्होंने कुमारी सैलजा ने जो बयान दिया है ट्विटर पे किया है, क्या कहा है उन्होंने? बोला पूरी तरह से बिक्री हुई है पार्टी, कोई किसी पर ब्लेम कर रहा है। राहुल गांधी से बात करो तो वो सोनिया गांधी पर टालते हैं, सोनिया गांधी से बात करो तो कहते हैं राहुल गांधी नहीं देख रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो इन्हें आपस में पूरा परिवार बिखरा हुआ है, तो ये हरियाणा को कैसे संभाल पाएंगे? अभी मेरे भाई कह रहे थे अमनदीप जी कि ये परिवार के 3 लोग खड़े हुए एक साथ, बोले विचारधारा की लड़ाई है। अरे भाई, जब परिवार के 3 लोग एक नहीं हो पा रहे, तो भैया वो हरियाणा को क्या सुरक्षा सुविधा दे पाएंगे? सोचने वाली बात है, और ये हरियाणा की जनता बखूबी जानती है इस तरह से। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े। रुद्र जी, देखिए आपने सभी को सुना, सभी राजनीतिक पार्टियों के मुख्य जो चेहरे यहाँ पर बैठे हुए सबको सुना, लेकिन इस चुनाव में एक मुद्दा भ्रष्टाचार, रोजगार, ये सब तो गूंजे ही, विकास, सारे मुद्दे गूंजते हुए नजर आए। और सबसे दिलचस्प था गोहाना की जलेबी, जो कि चर्चाओं में खूब रहा है। बीजेपी ने तो चुटकी भी ले डाली कि भाई जलेबी की फैक्ट्री कहाँ होती है। इस पर तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब लूंगी, लेकिन इन सबके बीच एक मुद्दा दलित भी खूब गूंजा। बीजेपी ने इशारों में कुमारी सैलजा को ऑफर दे दिया और एन वक्त पर
अशोक तंवर बीजेपी का साथ छोड़ करके, जो कि दलित चेहरा है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पुराने आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगी। 2014 में अगर लोकसभा चुनाव का जिक्र करें, बीजेपी के खाते में 19 गए, कांग्रेस के खाते में 4 गए, लेकिन अभी धीरे धीरे आंकड़े बढ़ गए, चाहे फिर विधानसभा हो लोकसभा हो। 2014 की विधानसभा में बीजेपी के पास पहुंचते हैं 20 और कांग्रेस के पास 27। 19 में बीजेपी 51 और कांग्रेस पहुंच जाती है 25 पर। कांग्रेस का आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी का घटता हुआ नजर आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी दलित वोट बैंक ने बीजेपी को 24% वोटिंग परसेंटेज रहा है और कांग्रेस का जो रहा है वो 68। तो इस बार विधानसभा में क्या लग रहा है? देखिए, विधानसभा में कुमारी शैलजा के आधार पर बीजेपी इस बात को निशाना साधने में सफल भी रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कुमारी शैलजा जो है कहीं न कहीं कांग्रेस से नाराज ही दिखाई देती। और वो ऐसा नहीं है कि एक बार उनकी नाराजगी दूर हो गई, बार बार कहने के बावजूद भी राहुल गांधी उनको मनाने जाते हैं, फिर भी वो सोनिया गांधी से मिलने आती हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा आधार मिल गया कि वो किसी तरह से ये जो वोट बैंक है इसमें एक कन्फ्यूजन पैदा करे, और वो इस चीज़ से दिखता भी है, क्योंकि कुमारी शैलजा का जो एक्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें इस तरह से दिखाई दे गया है कि कांग्रेस जो है वो दलितों की उपेक्षा कर रही है। दूसरी ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस पहले थी, आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार में आने से पहले वही कांग्रेस का चेहरा आज भी दिखाई दे रहा है। उन्हीं को रिप्लेस करके कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार में आई थी, जिसमें बार बार जिसको बहुत बीजेपी मजबूती से उठाती है कि भ्रष्टाचार हुआ या अपराध हुआ, जैसे जमीनों पे कब्जा हुआ या जो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आए थे, वही चीज़ आज भी दिखाई दे रही है। तो वो कांग्रेस के लिए उसको फेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास जो किसानों का, पहलवानों का या रोजगार का जो मुद्दा है वो बड़ा मजबूती से, लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे अहम मुद्दा इस पूरे चुनाव में होने वाला है वो है आपसी कलह। वो दोनों साइड से, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है या बीजेपी की तरफ कम है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के ऐन मौके पर तंवर जाते हैं कांग्रेस की तरफ, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सैनिक के मुख्यमंत्री बनने से नहीं खुश हैं। वो अलग बात है कि अभी बीजेपी मजबूत है तो इसलिए उनकी आवाज़ें उस तरह से मुखर होकर नहीं आ पा रही। बहुत सारे लोगों के टिकट कटे हैं तो लोग बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार पूरा अगर आप हरियाणा चुनाव को देखेंगे तो बड़ा असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। कोई इस बात को कहने के लिए अभी स्पष्टता से नहीं कह सकता है कि सरकार कौन बना रहा है। सारे लोग देखिए, मुख्य मुकाबला जो होने वाला है वो कांग्रेस सरकार किसकी आती है वो तो 8 तारीख को तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल दलित किसके साथ जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने इस तरह को इस मुद्दे को उठाया है और कुमारी शैलजा जिस तरह से उसमें वो असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि पूरे चुनाव में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहीं ये नहीं चीज़ कही है कि नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि उनकी नाराज़गी पूरे चुनाव में आपको दिखाई देती है कि जब राहुल गांधी मनाने जाते हैं फिर वो मंच साझा करती हैं, फिर वो दिल्ली आकर के सोनिया गांधी से मिलती हैं, और अभी भी जैसे उनके बयान हैं तो उस बयान में उन्होंने अब स्पष्टता से इस बात को खारिज नहीं किया है कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हैं। वो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार अभी भी बताकर चल रही हैं, जबकि बाकी चीज़ अभी जैसे तंवर के मुद्दे पर आपने देखा होगा कि तंवर के मुद्दे पर भी बात आई कि लोगों उनको तंवर के आने की जानकारी है पार्टी में, लेकिन हुड्डा को नहीं थी। तो ये जो बीच के जो गैप है, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक के लिए नुकसानदायक साबित होगा कांग्रेस के पक्ष में, और अगर वो नुकसानदायक होता है तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये स्थिति थोड़ा सा भयावह हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस यानी कि जो ये मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, नाराजगी जो यहाँ पर कांग्रेस में देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। आदेश जी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी देखने को मिली है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा गायब रही, एक वक्त पर आई राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा एक मंच पर है। राहुल गांधी ने दोनों के हाथ हवा में लहराए, हाथ मिलवाए, गले मिलवाए, लेकिन लगता है उनके मन नहीं मिले, क्योंकि कुमारी शैलजा फिर गायब हो गई और सोनिया गांधी से मुलाकात की, और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद कुमारी शैलजा का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा था। मतलब ये तो स्पष्ट हो जाना है कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनेगा, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो हम तय कर लेंगे, लेकिन ये तो तय हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कैसे तय हो रहा है सर? ये आप भी बता रहे कि जब आप शैलजा जी के बारे में इतना नहीं, ये शैलजा जी के बारे में सवाल क्या, ये तो नहीं कहा कि सरकार आपकी बन रही है। सवाल ये है ना कि कुमारी शैलजा की नाराजगी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है।
कोई नाराजगी नहीं है कि इन लोगों ने नाराजगी नहीं है तो शैलजा जी गायब क्यों हो जाती थी बीच बीच में? शैलजा जी गायब नहीं है। शैलजा जी जो है जिस तरह से करना चाहिए उतना कर रही है और कहीं कोई दलित नाराज नहीं है। अशोक तंवर जी ने बताया अभी 2 दिन पूर्व ही कि किस तरह से दलितों का सम्मान वहाँ पे हो रहा है, किस तरह से दलितों के आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है। ये सिर्फ दलितों के साथ ही छल नहीं है, ये उन योग्य व्यक्ति को साथ भी छल है जो भले ही जनरल कैटेगरी में आते हो, उनके भी अवसर ये सरकार छीन रही है, क्योंकि ये बंद दरवाजे से, चोर दरवाजे से सिर्फ आरएसएस के लोगों को नौकरियां देना चाहती है। वो तमाम उन लोगों का अवसर खत्म कर रही है जो योग्यता रखते हैं, जो नौकरी में अपनी क्वालिफिकेशन अपनी मेरिट के माध्यम से आते हैं, उनके रास्ते भी सरकार में नहीं है। इस सरकार ने उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। इसीलिए हम बड़े अदब के साथ कहते हैं कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है और संविधान जो है एकदम कोई रातों रात। अवधेश जी, क्या आपकी सरकार संविधान विरोधी सरकार है जो कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है? इसी के साथ 2 घंटे में क्या हो गया? आप तो पूरे चुनाव में दलित 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 करते रह गए कि कांग्रेस में विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। 1 बजे अशोक तंवर आपकी पार्टी की तरफ से पोस्ट करते हैं, 3 बजे जाकर के कांग्रेस में शामिल हो जाते। ये 2 घंटे में क्या खेला हुआ है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हरियाणा का दंगल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चुनाव पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं और रुख कर लेते हैं बीजेपी का। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि बीजेपी पूरे चुनाव प्रचार में दलित दलित कहती नहीं थकी और एन मोमेंट पर बीजेपी को बड़ा झटका। देखिए, आज की दलित की यदि बात करें, जैसे अभी बता रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ही बता रहे थे कि संविधान को मानने वाली है कांग्रेस पार्टी, हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा देंगे। अभी आपने देखा, अभी जो आपके रिपोर्टर हैं, एक वो अभी किसी नेता का बयान सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की दूर दूर तक लहर नहीं है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा चाहती है, हरियाणा की जनता। गोपाल कांडा से बात की हमारे सहयोगी ने, तो गोपाल कांडा तो बैकडोर से आप ही का समर्थन करते हैं। जी जी, नहीं ऐसे नहीं कह सकते आप, लेकिन जो भी है उनके मन की बात है और यही हरियाणा की जनता की मन की बात है, ये सच्चाई है, इसको मतलब आप नकार नहीं सकते कहीं ना। दूसरी बात, अभी संविधान की बात कर रहे थे आदेश जी, आप भी कह रहे थे सवाल करने के लिए इसके ऊपर। देखिए, संविधान का चीर हरण करने वाला कौन है इस देश में? कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले 370 कश्मीर में लगाकर वहां के दलितों का, वहां के ओबीसी समाज का हक मानने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी। दूसरा, आप लगाइए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय से SC ST ओबीसी का आरक्षण किसने खत्म किया? कांग्रेस पार्टी। अब ये कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी बीजेपी है, तो ये जनता तो जानती है ना कौन आरक्षण विरोधी है, कौन आरक्षण के फेवर में है। इनके राहुल गांधी जी हमारे देश में जब रहते हैं तो कहते हैं आरक्षण का फेवर करते हैं, दलित समाज का फेवर करते हैं। विदेश में अगर राहुल गांधी जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वहां कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। तो ये तो देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि कौन दलितों का मसीहा है, कौन दलितों पर राजनीति कर रहा है। हाल ही में राहुल गांधी का बयान आया था, हाल ही में राहुल गांधी का बयान आया था कि बीजेपी जो है मेरे बयान को गलत तरीके से जनता के बीच रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आरक्षण विरोधी हूं या कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। नहीं, लेकिन जो ये अभी विदेश गए थे यूएस में, इन्होंने क्या कहा था वहां पर? उसी बयान को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है मेरे बयान को। ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं बाद में फिर इनकी बात, अपनी बात से मुकरना इनका जो है पूरी तरह से अपना वो बन चुका है रवैया। कभी भी कोई बात हो, एक बार इन्होंने कहा था कि आटा जो है लीटर में मिलेगा, फिर कहते हैं वो गलती से निकल गया था। कभी इनके जो नेता हैं देश की राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, बाद में माफी मांगते हैं, वो गलती से निकल गया था। अरे भाई, आपका जो आपकी जीव है, आपका मुंह है, तो भाई आप संभाल के बोलिए। ऐसा कौन सा ठीक खाते हैं जो बार बार जीव आपको फिसल जाती है? तो ये तो केवल जनता को गुमराह करने के लिए बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस पार्टी ने अपने 70 साल में कम से कम 100 बार संविधान का अपमान किया होगा, संविधान में बदलाव किया होगा। दलितों का हक मारने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। यदि आज दलितों को, गरीबों को हक देने का काम कोई कर रहा है तो मोदी सरकार कर रही है। आप देखिए, अशोक तंवर आपकी पार्टी से आए हैं, अशोक तंवर आपकी पार्टी से आए, तो वो 2 घंटे का खेला अब तक समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया। 1 बजे ट्वीट करते हैं, 3 बजे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2 घंटे में ऐसी क्या बात हो गई, क्या कह दिया बीजेपी ने जो इतने नाराज हो गए कि पार्टी का साथ ही छोड़ दिया, सालों पुराना साथ?
अभी तो कांग्रेस छोड़ करके आप में के साथ आए थे, फिर से वापस चले गए। 2 घंटे का खेल नहीं समझ में आया, आप समझा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते ये जरूर कहा है कि बीजेपी दलितों का सम्मान नहीं करती। देखिए अशोक जी की यदि बात करें हम आंचल जी, तो कुछ लोग स्वार्थ होते हैं, स्वार्थ के लिए इधर भागते फिरते हैं। उन्हें जब वहां काम नहीं मिलता तो वो एकदम दूसरी जगह अपनी देख लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो अपनी व्यक्तिगत उनकी राय है, कहाँ वो रहना है कहाँ नहीं रहना। बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनका स्वागत किया। ठीक है, जब कांग्रेस की बुराई कर रहे थे, अब बीजेपी छोड़ के गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कांग्रेस में तो स्थान पाना है ना। माँ बेटों का आशीर्वाद लेने के लिए तो बीजेपी की बुराई करनी पड़ेगी। और आप ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्या पता चुनाव जीत गए तो वापसी हो जाए। और आंचल जी, हाँ अवधेश जी, आप ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्या पता वापसी हो जाए। नहीं, वापसी नहीं होगी, उसका कारण मैं बताऊं आपको आंचल जी। देखिए आदेश जी बैठे हैं, ये जो हरियाणा में जो आपस में जो चल रहा है ना, मल्लयुद्ध जो चल रहा है एक तरह से कांग्रेस में, वो उसका रीजन भी अशोक तंवर जी है, आप देखते रहिएगा। अशोक तंवर जी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पालेंगे और जो कांग्रेस जो पुराने नेता है उनको अलग डाल दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए भी कुछ चल रहा है इनमें मल्लयुद्ध, आप देखते रहिएगा, अभी 8 तारीख को पता चल जाएगा इसका। ठीक है, आदेश जी से इसका जवाब लूंगी कि अशोक तंवर जी पुराने चेहरों को पीछे छोड़ करके अभी घर वापसी उन्होंने की है, कोई नया स्थान मिलने वाला है या नहीं। लेकिन उससे पहले अमनदीप का रुख करते हुए, अमनदीप जी आपका कॉन्फिडेंस हाई लगा, मैंने पूछा किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे तो आपने कहा कि नहीं हम तो किंग बनेंगे। इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह समझ में आ रही है? मैं वजह आपको बता दूं जो शायद आप भी इग्नोर कर गए। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश जी, यहाँ पर 70% से आबादी या तो मेरे वर्ग की है या किसान की। अगर अब और लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव होता है वो आबादी के आधार पर होता है, जिसकी जितनी ज्यादा संख्या उसकी उतनी ही वोट पड़ेगी और वही चुनाव जीतेगा। किसान और कमेरे की देश की सबसे 2 बड़ी पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा प्रदेश में गठबंधन है। इस बिना पर जो जन समर्थन हमें मिल रहा है, और लगातार आप भी बात यही कर रहे थे कि चुनाव में बाकी सभी मुद्दे छोड़ दिए गए हैं, केवल दलितों का मुद्दा पकड़ लिया गया है। वो इसी वजह से हुआ कि दलितों का भरपूर समर्थन, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का भरपूर समर्थन गठबंधन के साथ हुआ, और किसानों का तो पहले से ही समर्थन हमारे साथ था, क्योंकि एकमात्र विधायक पूरे देश के अंदर जिसने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, उस विधायक का नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। तो कांग्रेस ने कभी किसानों के हक में कोई बयान नहीं दिया, कहीं धरने प्रदर्शन में कोई कांग्रेस की सहायता, किसानों की सहायता नहीं की। किसानों का समर्थन पहले से ही था, और गठबंधन होने की बाद दलितों ने भी भरपूर समर्थन दिया। उस किसान और कमेरे दलित के गठजोड़ का मैं बता रहा हूं कि बहुसंख्यक वर्ग में जो हरियाणा प्रदेश में वो बसता है, और संख्या उसकी ज्यादा है, 70% से ज्यादा आबादी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर के लब्बो लबाब जो मैं समझ पाई कि किसान वोट बैंक जो है वो आपकी पार्टी की तरफ है? किसान भी और गरीब भी, कमेरा वर्ग का दलित वोट बैंक भी। ठीक है, खाली किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, तो दलितों का भी वोट बैंक, गठबंधन के प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन मिल रहा है, और इसी बिना पे। और आप ग्राउंड रिपोर्ट अभी देखिए, ज्यादा समय नहीं बचा, आज वोटिंग हो जाएगी और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, नतीजे आपके सामने होंगे, और इसी लेवल पर मेरा कॉन्फिडेंस हाई है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता जो भरपूर समर्थन और प्यार दे रही है, उस बिना पर मैं ये कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। रुद्र जी, हरियाणा के चुनाव पर नजर डाले तो ये चुनाव पीएम वर्सेस राहुल गांधी नजर आ रहा है या फिर सैनी वर्सेस हुड्डा नजर आ रहा है? नहीं, इससे अलग आपने देखा होगा कि बाकी मुद्दे से अलग ये दलित चुनाव हो गया है, क्योंकि पूरे इस चुनाव के अगर अंतिम चरण पे आप देखेंगे तो पहला ऐसा चुनाव मुझे दिखाई दे रहा है कि केवल दलितों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि अगर तंवर जी को जो कांग्रेस लाई भी है तो इसी के लिए लाई है कि वो दलित जो उनको ऐसा लग रहा है कि शैलजा जी की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सकती है। क्योंकि जितने मुद्दे थे, आप कोई भी इस हरियाणा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे किसानों की बात हो रही है, या मान लीजिए पहलवानों की बात हुई थी, या रोजगार की बात हुई, अग्निवीर भी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। लेकिन अगर चुनाव को आप जैसे जैसे चुनाव दिन नजदीक आते गए, आपने देखा होगा कि सारा मुद्दा एक ही तरफ से शिफ्ट हो गया, वो है कि आपसी कलह और उसमें दलित वोट बैंक।
इसके सिवा दूसरे मुद्दे सेकेंडरी हो गए हैं, प्राथमिक मुद्दा यही हो गया। तो ये अगर मुद्दा चुनाव पर अगर हावी हो गया और बीजेपी इसको चुनाव का मुद्दा बनाने में सफल हो गई तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कारण क्या है कि जो मुद्दे कांग्रेस लेकर चल रही है वो अगर मुद्दे नहीं काम करते हैं, क्योंकि किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, और किसानों की नाराजगी या मान लीजिए कि जो बीजेपी की सरकार से जो नाराजगी थी, तभी तो आपको देखा आपने कि मुख्यमंत्री तक बदलने पड़ गए बीजेपी को, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। 5 सीटें उसके पास कांग्रेस ने जीती है और कांग्रेस का मनोबल वहां से कितना हाई हो गया। लेकिन अगर इस मुद्दे को अगर केवल दलित वोटों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी भी तरीके से, अगर उसमें बीजेपी सफल होती है तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर चूक जाएगी और इस चूक का नुकसान उसको आपको चुनाव परिणामों में देखने को मिल सकता है। ठीक है आदेश जी, देखिए रुद्र जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और ये बात हर जगह जहां पर भी 4 लोग बैठ करके चुनाव की बात करेंगे तो इस बात का जिक्र किया जाता है कि कांग्रेस को अगर खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो अंदरूनी कलह का ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है आदेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करूंगी, तब तक मैं रुक कर लेती हूँ अवधेश जी का। अवधेश जी, किसान काफी ज्यादा नाराज है आपकी पार्टी से, लंबे समय तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर तैनात रहे। देखिए आंचल जी, कहीं कोई नाराज नहीं है बीजेपी से, केवल वो नाराज है जिनका कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़ाव। मैं बताऊं आपको, हरियाणा की मैंने शुरू में ही बताई थी, हरियाणा के किसान की यदि हम बात करें तो जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी तब की बात बता रहा हूं मैं, जब किसान अपनी फसल मंडी बेचने जाता था तो उसकी रकम आने में जो पैसा आता था उसको 1-1 महीना लगता था, और पैसा क्यों भी आधा अधूरा आता था, बीच में कट। आज के समय में जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई है, देश में आई है, तब से उन किसानों को जब अपनी फसल बेचने जाते हैं मंडी में तो उनका जो पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचता है 24 घंटे के अंदर अंदर। आप ये सब गिनवा रहे हैं अवधेश जी, आप ये सब गिनवा रहे हैं, अभी आपने अमनदीप जी को भी सुना होगा, अमनदीप जी का कहना है कि सारे किसान तो उनकी पार्टी की तरफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अमनदीप जी तो यही नहीं कह पा रहे थी, एक परिवार के 3 लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं विचारधारा अलग अलग है। अरे भाई, जब एक परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जब वो ही एक नहीं है तो हरियाणा को क्या एक कर पाएंगे, वो हरियाणा को क्या सुरक्षा सुविधा दे पाएंगे जब सबकी विचारधारा ही अलग है। एक घर में नहीं रह सकते 3 लोग, तो वो एक राज्य को कैसे संभाल पाएंगे। ठीक है, मैं किसानों की बात कर रहा था, उसी पे आ रहा हूँ। दूसरी बात, देखिए किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्या अकाउंट में जा रहा है। आज के समय में किसानों को जो सुरक्षा सुविधा मिल रही है, तो पहले आप देखा खाद के लिए लगी हुई रहती थी लाइन, आज जाता है किसान तुरंत खाद मिलता है उसको। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, जो फसलों का नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार कर रही है। जितनी सुविधा भारतीय जनता पार्टी सरकार भले ही अवधेश जी आपने तमाम सुविधाएं गिनवा दी, भले ही आपने तमाम सुविधाएं गिनवा दी, आप अभी मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो यही कहता है कि किसान नाराज है आपकी पार्टी से। खैर, आदेश जी का रुख करते हुए, आदेश जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, अगर आपकी आवाज अब क्लियर हो तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी आंचल जी, मैं ये कह रहा था कि ये चुनाव सिर्फ जो है दलितों का नहीं है, 36 बिरादरी का चुनाव है, और हर बिरादरी हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। जो किसान सम्मान निधि की बात करते हैं वो 30 रुपए के डीजल को 100 रुपए का बेच रहे हैं। अंदरूनी कलह को लेकर क्या कहेंगे आप? अंदरूनी कलह तो किसी से छिपी नहीं है, वही तो नहीं मार खाएगी। बिल्कुल कोई अंदरूनी कलह नहीं है। फिर कुमारी सैलजा जी गायब क्यों रहती हैं? बिल्कुल कोई गायब नहीं है, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, जिसकी उपयोगिता है, वो वहाँ से काम कर रहा है। हम पूरी तरह से, हमारा प्रचार हो रहा है, हर जगह हमारी प्रेजेंस है। हमारे नेता ने जहाँ साउथ हरियाणा के अंदर इनको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वहाँ सब ये धराशायी है। आप देखना कि कांग्रेस की सुनामी है और हरियाणा के अंदर फिर से खुशहाली का माहौल होगा जो कांग्रेस के समय में था। आज लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। महिलाओं का अपमान करते हैं, खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। 9 साल के बाद मुख्यमंत्री को बदलना पड़ जाता है। ये तमाम आप जान सकते हैं। आदेश जी, इसमें आप मुद्दों पे चले गए। आदेश जी, आप मुद्दों पर चले गए, तमाम मुद्दे आपने गिनवा दिए।
मुद्दों का जिक्र मैंने इस चर्चा की शुरुआत में किया, लेकिन फिलहाल मैं अंदरूनी कलह को लेकर बात कर रही हूं। आपका कहना है कि अंदरूनी कलह नहीं है। शुरुआत से ले लेते हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपकी पार्टी की तरफ से जारी की गई, उसमें नाम था कुमारी सैलजा का। कुमारी सैलजा ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए, 1-2 रैली भी की, फिर गायब हो गई। राहुल गांधी ने मनवाया, फिर एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, लेकिन फिर गायब हो गई। फिर सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, आधे घंटे की ये मुलाकात थी। उसके बाद एक इंटरव्यू में कहती हैं कि सीएम फेस जरूरी तो नहीं कि हर बार एक ही हो, हर बार जाट ही हो। आंचल जी, कांग्रेस के अंदर यही खूबसूरती है। अंदरूनी कलह, आदेश जी कैसी बात कर रही है, यही खूबसूरती है क्या अंदरूनी कलह? इसीलिए 140 साल पुरानी पार्टी है, क्योंकि हमारे अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, हमारे यहाँ अपने राष्ट्रीय नेता से मिलने का अधिकार है, हमें अपने राष्ट्रीय नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेता सहज उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी में कोई मिलकर तो दिखा ले। भारतीय जनता पार्टी में जो एक आदेश नागपुर से चलता है उस पे काम होता है, और उसके कारण ही देश का बंटाधार हो रहा है। आंचल जी, आज ये मुद्दों का अभी चुनाव अशोक है, तंवर ये जी ने व्यक्तियों जब का कांग्रेस चुनाव छोड़ी नहीं थी, है। तब अशोक तंवर जी का खुद बयान देख लीजिए आप। अशोक तंवर जी ने ये कहा था कि राहुल गांधी से क्या मिलते हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ता है मिलना, मिलते नहीं है राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ता से। जो आंचल जी भगवान श्री राम की बात, यहाँ आदेश जी कह रहे हैं कि अपनी बात रखने का मौका मिला है कांग्रेस में। चलते हैं तो भगवान श्री राम की बताई। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं सर। आदेश जी सीधा सा हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप आपसे ना सवाल कही है आदेश जी, आपसे सवाल कही है और आप एक ही सवाल पर रखे रहेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। जो अशोक तंवर जी की तरफ से कहा गया कि कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी मुलाकात नहीं करते हैं, ये बात सही है या गलत? गलत। राहुल गांधी रोज लोगों से मिल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लोगों से मिलते हैं, लोग घंटों घंटों उनके साथ चल रहे हैं, किस तरह से लोग दौड़ रहे हैं। आदेश जी राहुल गांधी गोहाना में गए थे। आदेश जी राहुल गांधी गोहाना में गए थे, एक रैली को संबोधित किया, वहां पर उन्होंने जलेबी खाई माथुराम जी की, और उसके बाद कहा कि फैक्ट्री खुलवा दे की। कमाल है आदेश जी, जलेबी की फैक्ट्री। जी फिसल गई होगी। ये सेक्टर आपका तो स्टूडियो सेक्टर नोएडा में है, जाइए सेक्टर 61 और 62 में देखिए जलेबी की फैक्ट्रियां कैसे होती हैं। वो दुनिया के 100 लोगों में है जिसकी जलेबी की फैक्ट्री है। कहाँ पर है सर जलेबी की फैक्ट्री, बताइएगा जरूर। दुनिया के 100 टॉप लोगों में है, इन्हीं की सरकार में आया है। मुझे खुशी है ये जलेबी बना के 100 लोगों के, हिंदुस्तान के 100 लोगों की गिनती में वो आ गया। यही तो देश को जानना है। ये देश को छुपाते हैं, देश को गुमराह करते हैं। आप के नोएडा के सेक्टर में है, सेक्टर 61 और 62 के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कई एकड़ों में, और हिंदुस्तान के 100 रईस लोगों की जो जलेबी फैक्ट्री में बनाता है। बस यही इनका अज्ञानता है कि लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को सच और वास्तविकता नहीं बताते। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि किसानों की आय डबल हो। आज से पहले भी आंचल जी किसानों के धरने प्रदर्शन दिल्ली तक हुए, किसान अपने खेत खलियानों से दिल्ली गए। जब भी कोई प्रधानमंत्री हुआ उसने किसानों से मुलाकात की, किसानों के साथ बड़े बड़े फोटो छपे और किसानों की कुछ बातों को मान लिया और दिल्ली वो हंसते खेलते वापस आ जाते थे। ये पहले एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको किसानों में से बदबू नजर आती है, जिनको किसान गंदे दिखते हैं, जिनको किसान आतंकवादी दिखते हैं, जिनको किसान खालिस्तानी दिखते हैं। वो किसान नहीं दिखते इनको। इसीलिए एक भी प्रधानमंत्री का फोटो मोदी जी का इन किसानों के साथ नहीं है। 1 साल से बॉर्डर पे बैठे रहे। ये पहले ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के जिन्होंने किसानों से मिलना गवारा नहीं समझा। लेकिन टेलीफोन के लिए कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ, ये कह देते हैं। चलिए ठीक है आदेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए।